फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है। उसके टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और एसआई यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड आपको बताता है कि आपकी क्वांटिटी का साइज क्या है, लाइक नंबर 60 और 70। और एसआई यूनिट आपको बताता है कि आप किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को रेफर कर रहे हो। जैसे कि किलोग्राम टेल्स यू दैट यू टॉकिंग अबाउट मास, न्यूटन से आपको पता चलता है कि आप किसी वेट की बात कर रहे हो या फोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी आपके पास टू टाइप्स की होती है, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस ये है कि वेक्टर्स के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शन। ओके, देन वी हैव टू टर्म्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ मैम स्केलर ये क्वांटिटी। डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी कंपलसरी होती है ना? यस, वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन इज कंपल्सरी। ओके, अब मैं स्केलर्स लेफ्ट साइड पे लिखे हैं और वेक्टर्स राइट साइड पे। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन। अगर आपके पास ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो जो पाथ मूविंग ऑब्जेक्ट लेता है स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने के लिए, वो टोटल लेंथ आपकी आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। और स्टार्ट और एंड पॉइंट में के दरम्यान में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एंड इफ यू आर मेजरिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। और उसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि दोनों लेंथ्स हैं, इन दोनों का यूनिट सेम है, मीटर। किसी भी लेंथ को मेजर करने का यूनिट होता है मीटर, सॉरी एस आई यूनिट मीटर्स होता है, ठीक है। और भी यूनिट्स हैं जैसे कि किलोमीटर्स, फीट, यार्ड एक्सेट्रा, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। और अगर आपका मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर वापस आ जाए, जैसे कि एक सर्कल कंप्लीट करके एक ऑब्जेक्ट वापस आ जाए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। ओके, अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपके पास स्पीड आती है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड है। और अगर आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आती है एक्सेलरेशन। ऑलराइट, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन हो, जैसे कि एक स्ट्रेट रोड पे एक कार जा रही है, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे और आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होंगे। ओके, सो व्हेन यू डिवाइड this change in velocity by time, you get acceleration. आपके पास टू टाइप्स की एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर थ्रू आउट द जर्नी मैम एक्सेलरेशन, यस, बुक में लिखा था कि चेंज इन डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन है। यस, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक फिजिकल, सॉरी, यस, फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। यस मैम। और ऐसा यूनिट तो होता ही है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपकी चेंज होगी, तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है। जैसे कि अगर आपकी एक्सेलरेशन, लेट्स से इस केस में हाफ है, राइट, मैग्नीट्यूड उसका सेम है। अगर आपका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, हाफ, लेकिन आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन चेंज हो रही होगी। ओके, तो लेट्स से यू हैव a car moving in a circle, सर्कुलर पाथ में जा रही है कार, और उसका जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, वो है 0.5 और हाफ। लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, क्योंकि जब आप एक सर्कल में जाते हो तो यू आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग योर डायरेक्शन, राइट। सो इवन व्हेन योर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट योर डायरेक्शन इज चेंजिंग, उस केस में भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी बदल रही होती है। ओके, क्योंकि वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों में से एक भी चेंज होगी तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है, चाहे वो एक्सेलरेशन है या फिर फोर्स है, कुछ भी है। अगर आपकी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो भी लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है। इन दिस केस वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है? आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है,
यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अगर उसकी डायरेक्शन बदल जाए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहे, उस केस में वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ओके, सो दैट्स एन एडिशनल पॉइंट। मैम आपने लास्ट पॉइंट क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है बार बार। यस मैम। ओके, तो दो केसेस हमारे सामने आ गए हैं। एक तो ये कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, बल्कि तीन केसेस कर लेते हैं। पहला केस है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, उस केस में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बदल रही है, तो आपकी एक्सेलरेशन बदल रही है। अगर आपकी डायरेक्शन सेम है लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तब तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन डेफिनेटली बदल रही है। और अगर दोनों बदल रहे हैं, उस केस में भी एक्सेलरेशन बदल रही है। सो एक्सेलरेशन के कांस्टेंट रहने की कंडीशन है कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे। इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। मैम चेंज इन स्पीड भी एक्सेलरेशन है ना? चेंज इन स्पीड, यस। अगर आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आपकी स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होगी, एंड देन दैट इज एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन में हम डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं, तो आपको वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको स्पीड नहीं कह सकती, मैं उसको स्पीड सिर्फ उस केस में कह सकती हूँ जब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो, क्योंकि तब स्पीड हो या वेलोसिटी एक ही बात है। ओके, तो आप स्पीड का वर्ड कब यूज कर सकते हैं? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्योंकि हमें पता है कि इस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम थिंग। डज दैट मेक सेंस? यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? मैम आमतौर पे हम लोग जब भी कोई न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं रेस वगैरह में, जो जैसे F1 में, मैम तो वो तो एक्सेलरेटिंग की वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो वाला पाथ कर भी होता है। एक्सेलरेटिंग, क्योंकि वो वेलोसिटी कंसिडर कर रहे होता है। द कार व्हेन इट स्पीड्स अप, तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है। जैसे कि अगर ये पाथ है, ठीक है, स्पीड तो उसकी इंक्रीज कर रही है, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, राइट? यस मैम। उसका क्या मतलब है कि उस कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज योर एक्सेलरेशन। इस केस में वेलोसिटी बदल रही है, यानी कि स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी। तो एंड पॉइंट तो वही आ गया ना कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आप कह सकते हो कि स्पीड सिर्फ बदल रही है। स्पीड के चेंज होने से, अच्छा मैं आपको एक मिनट ये लिख के दिखाती हूँ सब कुछ, ताकि आपको याद रहे। ये देखें, एक्सेलरेशन के लिए क्या जरूरी है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन, या दोनों। एक्सेलरेशन के लिए क्या जरूरी है कि आपकी जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता क्या है, लेट मी राइट इट डाउन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट? टाइम की तो कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वी डोंट कंसीडर दैट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हम वेलोसिटी को देखते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी चेंज कब होगी? जब उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रहे हो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्पीड, राइट? क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है? जब स्पीड में आप डायरेक्शन ऐड करते हैं, तो वो वेलोसिटी बन जाती है, राइट?
ये पॉइंट ठीक है आपके लिए, मतलब ये समझ आ गई? जब आप स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन ऐड करेंगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी बन जाएगी। तो जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो आपकी एक्सेलरेशन होगी। यानी कि अगर आपका मैग्नीट्यूड बदल रहा है जो कि स्पीड है, या डायरेक्शन बदल रही है जो कि सिंपल डायरेक्शन है, या दोनों बदल रहे हैं, तो आपकी एक्सेलरेशन होगी। तो अगर आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, उसमें आप ये इफ द ड्राइवर इज स्पीडिंग अप यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कार का इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर चेंजिंग, तो फिर वो एक्सेलरेट कर। इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? यस मैम। ओके, तो सर्कुलर पाथ में ऐसे होता है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होता है? वेक्टर वेलोसिटी। इसका मतलब है उस कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन होती है। आई होप दैट मेड सेंस। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। श्योर? यस। ओके, तो आपके पास दो तरह की एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और उसके साथ साथ हम ऐड कर लेते हैं कि डायरेक्शन भी कार की सेम रहेगी। वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में your acceleration changes throughout the journey. Next, we had graphs of motion. Let me revise it here in a summarized way. Graphs of motion में क्या है? You have distance time graph and you have velocity time graphs. Distance time graphs का gradient gives you speed, और velocity time graphs का gradient आपको क्या देता है? Acceleration. Horizontal line का gradient 0, slope का slant line का constant, upward facing curve increasing, downward facing curve decreasing. So let's repeat that with the value of the gradients. In distance time graph, horizontal line means speed is 0, slant line means speed is constant, upward facing curve means speed is increasing, and downward facing curve means speed is decreasing. और इस ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्सेलरेशन 0, slant line acceleration constant, upward facing curve acceleration increasing, और downward facing curve acceleration decreasing. Third important thing, velocity time graph का area under graph gives you distance. वैसे velocity time graph का area under graph will give you displacement, और speed time graph का area under graph will give you distance. Okay, ये थोड़ी सी आपने बातें याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आप एक रेक्टेंगल बना लेंगे, और आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना चाहिए, लेंथ इनटू विड्थ। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, और ट्रेपेजियम के लिए आप या तो वो फॉर्मूला याद कर सकते हैं 1/2 ए प्लस बी। ए और बी क्या है? पैरेलल साइड्स, ये साइड और ये साइड, इनटू हाइट। एच क्या है? इन पैरेलल साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस या हाइट। एनी क्वेश्चन हियर? नो मैम। मैम अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो फिर ये जो ग्रेडियंट है ये वेलोसिटी होगी ना? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो ये ग्रेडियंट, यस दैट्स राइट। और मैम अगर नीचे स्ट्रेट लाइन मोशन हो? नीचे स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो एक्सेलरेशन ही होगा। नीचे स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ लिखा हो तो फिर भी आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। क्लियर? यस मैम। और और मैम कोई इसका क्वेश्चन जी? एरिया ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ट्राइपीजियम का? यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। स्पीड टाइम ग्राफ हो तो एरिया अंडर ग्राफ आपको डिस्टेंस बताएगा। लेकिन हमें ये बात पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। और कुछ? नो मैम। ओके, नाउ लेट्स गो टू पास्ट पेपर्स। पहले हम दो पेपर 2 के क्वेश्चंस करेंगे,
Then we'll do like 2 to 3 MCQs. Okay. Figure. मैम Yes. अब ट्राइग्नोमेटिक सारे हो गए कंप्लीट? Uh, एक सेक्शन है फ्री फॉल वाला, लेकिन वो मैंने इसमें कवर नहीं करवाया. आई विल कवर दैट इन द चैप्टर ऑफ फोर्सेस. बाकी सब ठीक है. लाइक एवरीथिंग एल्स इज डन. ओके. ओके. मैम इनका कंपैरिजन हमें आना चाहिए, किन का कंपैरिजन? स्पीड टाइम और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. कंपैरिजन इनमें सिर्फ ये फर्क होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन मोशन, बल्कि स्ट्रेट लाइन मोशन में भी डिफरेंस होता है. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट क्योंकि इट्स नॉट टेस्टेड दैट ऑफन, लेकिन हो भी सकता है. लाइक दे कैन आस्क यू दैट. सो आई वुड से कि प्रैक्टिस पास पेपर्स और जो 2-3 सवाल आएंगे उसमें आपको वो डिफरेंस भी पता चल जाएगा, लेकिन उनमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि लेट मी गो ओवर दैट क्विकली. अगर आपके पास ये है स्पीड टाइम ग्राफ और यहाँ पर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी होती है. और रिमेंबर कि डायरेक्शन जो है वो अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो लेट मी ड्रॉ अ जर्नी हियर. लेट्स से एक कार है. इट मूव्स टू द राइट साइड फॉर 5 seconds. t equals 5 seconds के लिए. ठीक है. एंड देन it it stops. ये इधर से लेकर इधर तक t equals another 5 seconds के लिए वो stop करती है. And then it takes a U-turn and travels back for another 5 seconds. Okay. अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाए तो मैं यहाँ पर 5, 10, 15 हर 5-5 सेकंड का इंटरवल मैंने ड्रॉ कर लिया. ओके. तो पहले 5 सेकंड में यहाँ पर इट स्टार्टेड मूविंग. पहले स्टेशनरी थी और यहाँ पर इट स्टार्टेड मूविंग. सो आई कैन से कि उसकी कार की स्पीड इंक्रीज्ड फॉर द फर्स्ट 5 seconds and then the person applied brakes and then it stopped. यहाँ पर ब्रेक्स लगाई and it came to a stop in 5 seconds. और फिर the car started moving back और उसकी फाइनल स्पीड उतनी ही हो गई जितनी पे पहले थी. तो जर्नी अगर आपको समझ आई है तो मैंने ये कहा है कि कार पहले स्टेशनरी थी, उसने स्टार्ट मूव करना स्टार्ट किया, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई. फिर जब 5 seconds हो गए तो उसने ब्रेक अप्लाई कर दी एंड देन द कार केम टू अ स्टॉप. फिर जब कार रुक गई तो तब ही जैसे से कार रुकी देन इट स्टार्टेड मूविंग अगेन. जैसे ही वो स्टॉप हुई इट स्टार्टेड मूविंग अगेन उसी वक्त, लेकिन ऑपोजिट साइड. तो फिर उसकी स्पीड इवेंचुअली इंक्रीज हुई. वैसे it should be a curve because speed increases like gradually, not instantly. But we can imagine a perfect scenario here. लेकिन अगर हम velocity time graph इसका ड्रॉ करेंगे तो जो opposite side है वो negative quadrant में चला जाएगा. अगर upper quadrant is positive and the lower one is negative, तो पहले हम कैसे अपनी जर्नी ड्रॉ करेंगे? Let's say this is 5, 10 and 15 seconds. पहले कार ने मूव करना स्टार्ट किया राइट साइड पर, then it came to a stop और फिर कार ने लेफ्ट साइड पर मूव किया फॉर द नेक्स्ट 15 seconds, तो वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला गया. दैट इज द ओनली डिफरेंस इन स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. अगर ऑपोजिट साइड पे जा रहा है तो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन. डज दैट मेक सेंस?
यस मैम। तो वेलोसिटी के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन का पता होना चाहिए कि पॉजिटिव साइन को वो राइट ले रहा है तो नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड होगी या ऑपोजिट साइड होगी। इतना सा थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग यू शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन। यस मैम। Any other question about this? नो मैम। Okay, great. All right, now let's finally start our past papers. Pehle we'll read the question together, but even before that, I want you guys to remember something. जब आप physics के questions करते हैं, तो the best thing that you can do is to imagine what's going on. Make a picture in your mind. क्योंकि most of the times हमने ये सब चीजें बचपन में की होती हैं. Like we've played with cars, like toy cars. We've played with a lot of things, so you guys can make some sense out of what's actually going on. जैसे कि जो momentum वाला topic है, उसमें they usually have those what is it called? I'm not sure what it's called. Uh, Circular objects, I think it's called. I don't want to embarrass myself, but whatever. So, like they have, for example, those are definitely not tennis balls or anything, but it's something you play, I think, 8 ball pool or snooker with. I don't know what those balls are called, billiard balls or something. So, if you've played with, let's say, marbles as a kid or something like that, so you can imagine how different things respond to different forces and actions. ठीक है, तो मकसद ये बताने का कि आपने जब भी क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो ट्राई टू इमेजिन व्हाट्स गोइंग ऑन। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक डायग्राम भी गिवन होगी, तो यू कैन सी इट एंड विजुअलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन ऑलवेज मेक अ पिक्चर इन योर माइंड एंड फॉलो अलोंग विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन को कभी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। टेक योर टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब इतना स्लो भी नहीं होना कि पेपर का टाइम खत्म हो जाए, लेकिन कोशिश करनी है क्वेश्चन के हर वर्ड को, हर लाइन को ऐसे पढ़ें कि आपके जहन में बैठता जाए जैसे जैसे आप उसको पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड इट। फिगर 1.1 shows two trolleys. On the front of trolley A, there is a wooden rod. Trolley A के front पे क्या है? एक wooden rod. Trolley B is initially at rest. Now, what I like to do is कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है उसको मैं अपनी डायग्राम पर ही कवर कर लूँ। डायग्राम पर जो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, मैं उसको साथ साथ कवर कर लूँ अगर पॉसिबल है, या फिर सिर्फ यहाँ पे अंडरलाइन कर लें इसको। इनिशियली एट रेस्ट। As trolley A moves towards the right, the rod enters the modeling clay. Trolley A slows down and trolley B starts moving. The trolleys then stick together and continue moving towards the right. क्या सिचुएशन है यहाँ पर? आपके पास एक ट्रॉली ए है और एक ट्रॉली बी है। ट्रॉली ए की इस साइड पर एक वुडन रॉड है और ट्रॉली बी की साइड पर मॉडलिंग क्ले है। मॉडलिंग क्ले आपको पता है ना, वो सॉफ्ट सी होती है। इफ यू इंसर्ट दिस रॉड इन इट विल स्टिक विद इट। तो ट्रॉली ए इस साइड से, ट्रॉली बी पहले स्टेशनरी थी, इट वाज नॉट मूविंग। ट्रॉली ए हिट ट्रॉली बी and this rod entered the modeling clay, and then both the trolleys sticked together and they started moving in the right direction. अब जब ट्रॉली ए ने ट्रॉली बी को पहले हिट किया होगा, तो ट्रॉली ए की स्पीड कम हुई और ट्रॉली बी की स्पीड ज्यादा हुई, एंड देन बोथ ऑफ देम स्टार्टेड मूविंग एट द सेम स्पीड। आपको ये सिचुएशन समझ आ गई कि हो क्या रहा है यहाँ पे? Yes, ma'am. Okay, now let's look at the speed time graph. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करेगा आपको? डिस्टेंस। ग्रेडियंट सोच कर बताएं। Acceleration. That's right. Acceleration. Yes, that's right. ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। y पर क्या है? स्पीड, और x पर है टाइम। Ma'am, because of straight. Yes, because of straight line motion, speed and velocity are the same. So this is like velocity divided by time. Velocity divided by time क्या होता है? Acceleration.
अभी आप एक काम करें, आई एम गोना राइट 2 points हियर, तो 3 points जो कि मैंने पहले भी लिखे थे वो आप अभी याद करें. Gradient of distance time graph gives you speed. Gradient of speed time graph gives you acceleration. And lastly, area under speed time graph gives you distance. Repeat it to yourselves 3 to 4 times at least. और ये बात अब आपको भूलनी नहीं चाहिए. इसको मतलब आप एक काम करें, रट्टा मार लें इसको अच्छे तरीके से, ये नहीं भूलना चाहिए. ये तीनों पॉइंट्स 1-2 मिनट लें और इनको 4-5 दफा ऊंची पढ़ें. Let me know when you guys are done. Done, ma'am. Okay. The gradient of distance time graph speed time graph का acceleration और area under speed time graph gives you distance. Great. अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम ग्राफ को खुद देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे. दोनों ट्रॉलीज की जर्नीज को पहले अलग अलग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या हो रहा है. जैन, आप मुझे ट्रॉली ए की जर्नी समझाएंगे यहाँ तक, और हुसैन आप मुझे फिर ट्रॉली बी की जर्नी समझाएंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाउ मच यू गाइस गॉट इट राइट. जैन, फर्स्ट यू टेल मी कि ट्रॉली ए की जर्नी 0.5 सेकंड्स तक इसकी जर्नी एक्सप्लेन करें. It's written मैं above as well. Yes. ट्रॉली ए की जर्नी के अंदर वो स्टार्टिंग में एक कांस्टेंट स्पीड पे थी, और वो है अबाउट 0.7. Okay, right. वो एक 0.7 की कांस्टेंट स्पीड पे थी, और फिर आगे 0.3 सेकंड्स पे उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो गई. क्यों डिक्रीज और हुई ये है? और ये वो टाइम हो सकता है जब उसका वो जो कॉम्प्लीमेंट्री शेप है उसके अंदर अटैच हो सकती है. Yes, it's when the trolley hit trolley B, right? हाँ जी. और Okay, उसकी डिक्रीज होना शुरू हो गई है, और that's अंटिल right. के पहुंच गई 0.4 मीटर पर सेकंड पे. That's right. Husnain, now you tell me about trolley B. मैम ट्रॉली बी के अंदर हमारे पास ये वाले पॉइंट तक कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीज हो रही है स्पीड. Okay. आप इसको ब्रेक डाउन करें. पहले जैसे ग्राफ की जो शेप जहाँ पे चेंज हो रही है, पहले ग्राफ ऐसा था, फिर ग्राफ ऐसा हो गया. यानी कि आप 0 से 0.3 मीटर 0.3 सेकंड्स तक जर्नी को डिवाइड करें, फिर 0.3 से 0.5 का बताएं क्या हो रहा है. अच्छा, पहले आप मुझे बताएं कि 0.0 से 0.3 के दरमियान में क्या हो रहा है. रेस्ट पे है वो ट्रॉली बी. वेरी गुड. ट्रॉली बी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जब ट्रॉली बी रेस्ट पे थी. और 0.3 से 0.5 में क्या हो रहा है? स्पीड अप हो रही है थोड़ा That's right. कांस्टेंट. That's right. तो आप देखें कि ये दोनों केसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, राइट? ट्रॉली बी रेस्ट पर थी जब ट्रॉली ए कांस्टेंट स्पीड से ट्रॉली बी की तरफ आई, एंड देन व्हेन इट हिट ट्रॉली बी तो ट्रॉली ए की स्पीड कम हुई और ट्रॉली बी को हिट करने की वजह से उसकी स्पीड ज्यादा हुई. एंड देन बोथ ऑफ देम स्टार्टेड मूविंग टुगेदर एट द सेम स्पीड.
So is the graph clear to you guys? Both of you did a मैम really ये good जो job of ट्रॉली ए explaining. है Yes. इसकी जो फर्स्ट लाइन है पहली जो Yes. कांस्टेंट है मैम इसका तो मतलब जीरो नहीं था स्पीड जीरो है इसकी स्पीड इज कांस्टेंट. हमने जो पढ़ा था वो ग्रेडियंट होता है. आपको वो ग्राफ्स अच्छे से याद करने हैं कि इसका ग्रेडियंट, इस ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है या जीरो है. आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है. ठीक है, एक्सेलरेशन क्यों जीरो है? जब भी आप किसी चीज पर स्टक हो जाओ तो गो बैक टू द फॉर्मूला. ओके, मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ्स हैं, जैसे कि लेट मी क्विकली रिकैप दैट. 1 2 3 और 4 ग्राफ्स थे. एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक स्लैंट लाइन, एक इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग. इधर ग्रेडियंट जीरो है, इधर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इधर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है और ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है. इन चारों केसेस में वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेडियंट. ओके, तो यहाँ पर स्पीड जीरो नहीं है. इस स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो है और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो इस पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो है. ओके, यस मैम and as I mentioned, जब भी आप स्टक हो, go back to the formula. Acceleration zero का क्या मतलब? Acceleration क्या होती है? Change in velocity. यहाँ पर क्योंकि आपकी velocity constant है, same है, तो change तो कोई आ नहीं रहा, इसलिए आपकी acceleration क्या हो गई? Zero. Is that clear now? यस मैम तो आपने याद रखना है स्पीड टाइम ग्राफ का इस सेक्शन में ग्रेडियंट जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है. स्पीड की तो आपको वाई एक्सिस पे वैल्यू नजर आ रही है 0.7. ओके, यस मैम okay. Now it's written that the trolleys start to collide at t equals 0.3. Collision कब start हुई है? t equals 0.3 पर, और t equals 0.5 पर the trolleys are moving at the same speed. यहाँ पर trolleys are moving at the same speed. Now let's look at the question. State how figure 1.2 shows that during the collision. अब इन words को underline करते हैं. During the collision, trolley B has uniform acceleration. Do you guys want to give it a try? Okay, I'll help you with that. Question है कि अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो आपने देखनी है. पहली चीज उन्होंने आपको कहा है कि state how the figure shows that. एक मैंने ये वर्ड अंडरलाइन कर लिया. What is that happening? दूसरा है during the collision. तीसरा है uniform acceleration. और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है 1 mark. यूजुअली जब आप अपने मार्क्स को देखते हो तो इट गेट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड कि आपको कितने पॉइंट्स देने हैं. 1 मार्क का मतलब है आपको सिर्फ एक पॉइंट देना है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फिगर कैसे कोई चीज शो कर रही है, राइट, हाउ डज दिस फिगर शो व्हाटएवर दे आर आस्किंग यू, तो 90% of the times you either have to tell about the gradient या area under the graph. अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स okay, before we continue, can you guys mute yourself? Is that okay? ताकि background noise ना आए. I'm so sorry to ask you for that. I know it's hard to mute and unmute like back and forth. लेकिन अगर आपके लिए easy हो तो जब आप बात नहीं कर रहे तो try to like turn the mic off for some time. Thank you. Okay. तो state how figure 1.2 shows this. I was saying कि जब आपसे वो पूछे ऐसा क्वेश्चन कि फिगर 1.2 या फिर कोई आपका ग्राफ कैसे कोई चीज शो कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू टॉक अबाउट द ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ दैट थिंग. ओके, ये आप एक की ट्रिक याद कर लें. दूसरी अगली चीज, पहला इंडिकेटर कि फिगर 1.2 कैसे शो करे, हमें बताया कि हमने ग्रेडियंट के बारे में कुछ बताना है.
ड्यूरिंग द कोलिजन तो टाइम पीरियड आपका क्या है 0.3 से लेकर 0.5 तक, क्योंकि उन्होंने कहा है कोलिजन स्टार्ट कब हुई 0.3 पे और ट्रॉलीज ने मूव करना कब शुरू किया इकट्ठा 0.5 पे। यानी कि आप जिस पार्ट में इंटरेस्टेड हो दैट इज फ्रॉम हियर टिल हियर। तो मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ की हैं हमारे लिए, लाइक फॉर आवर ओन असिस्टेंस, पता करने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि हम इस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं। और इस पार्ट में भी हम कहाँ इंटरेस्टेड हैं, ट्रॉली बी के केस में, ट्रॉली बी। दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ग्राफ राइट हियर। अब सारा सिचुएशन हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर होके आती है। वी वांट टू नो कि ये फिगर, ये पार्ट कैसे शो कर रहा है कि ट्रॉली बी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हुसनैन, कैन यू टेल मी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? मैम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है जिसमें कांस्टेंट इंक्रीज है। Yes, uniform मतलब acceleration is constant acceleration. Excellent. Uniform acceleration क्या होती है? Constant acceleration. तो आपको याद है कि मैंने जो ग्राफ्स पढ़ाए थे उसमें स्लैंट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता था? यस मैम। So that is it. पहला पॉइंट आपको ये पता चल गया कि अगर आप फिगर 1.2 से आपने बताना है क्या हो रहा है तो यू हैव टू टॉक अबाउट द ग्रेडियंट। फिर हमने अपना केस आइडेंटिफाई कर लिया कि वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि ये ग्रेडियंट कांस्टेंट है। तो आप क्या बताओगे कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ स्पीड टाइम ग्राफ, राइट? तो यू कैन राइट डाउन योर आंसर लाइक दैट। एक अगर आपने डिटेल्ड आंसर, आई राइट द डिटेल्ड आंसर, और जो पॉइंट जिसका आपको मार्क्स मिलना है आई राइट दैट इन रेड, ताकि आपके पास कॉन्टेक्स्ट और पॉइंट दोनों मौजूद हों। सो फ्रॉम, let me write down in detail. During the collision, and in bracket I'll write कहाँ से कहाँ तक, t equals 0.3 to t equals 0.5 seconds. The graph shows, या फिर आप लिख सकते हैं figure 1.2 shows a straight line for trolley B trolley B's speed time graph. Okay, and then you can further elaborate कि इस straight line का क्या मतलब है? That has a constant gradient, therefore uniform acceleration. ये जो मैंने point red में लिखा है, you just need to write that down for to get the mark. लेकिन मैंने ये पूरा कॉन्टेक्स्ट इसलिए लिखा है ताकि कल आप जब अपने या फिर जब भी अपने नोट्स रिवाइज करेंगे तो यू विल हैव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन। ठीक है, तो आपने सिर्फ अपने ग्रेडियंट के बारे में बताना है कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है या फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है या स्लैंट लाइन है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस All मैम। right. Next part. Describe how the graph in figure 1.2, ugly situation. Describe how the graph in figure 1.2 shows that the magnitude या फिर size of acceleration of trolley B is larger than magnitude of the deceleration of trolley A. Question पूछ रहा है कि trolley B
की एक्सेलरेशन ट्रॉली बी एक डिसेलरेशन से ज्यादा क्यों है? हाउ डज द ग्राफ शो यू दैट? एनी आइडिया? मैम ये स्टीपनेस के अकॉर्डिंग बताएंगे? Sorry, can you repeat that? मैम ये स्टीप Excellent, that's right. बनेंगे You have to refer to the steepness or the gradient of the graph. Very good. अब पहली बात ये कि ट्रॉली B is accelerating. मैम मुझे तो लगता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताएंगे। So that is the same thing, right? आप भी ठीक कह रहे हैं. Magnitude is the steepness of the gradient. Okay? अच्छा, मैं आपको इसको लाइक डिटेल में बताती हूँ। पहली बात ये आपको पता है कि ट्रॉली B का ग्राफ is facing upwards, so the gradient is positive. Positive gradient यानी कि positive acceleration. Okay? आपको याद है, let me write these points here. Gradient of this graph is equal to, let me just write that, gradient M is equal to acceleration. So your gradient is your acceleration. Second point क्या है? अगर आपका ग्राफ, मैंने आपको बताया था कि ऐसा ग्राफ हो आपके पास, स्लैंट लाइन हो या फिर स्ट्रेट लाइन हो, इफ इट्स गोइंग अप लाइक दैट, तो ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव m या फिर पॉजिटिव a. पॉजिटिव ग्रेडियंट का क्या मतलब है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन. और अगर आपका ग्राफ ऐसे हो, इफ इट्स लाइक दैट, तो आपके पास क्या है? नेगेटिव ग्रेडियंट है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं. डीसेलरेशन. ओके, तो ट्रॉली बी की एक्सेलरेशन हो रही है, ट्रॉली ए की डीसेलरेशन हो रही है. इस पॉइंट में पहली बात ये क्लियर हो गई. तो उन्होंने कहा है ट्रॉली, क्या क्वेश्चन था? ट्रॉली बी की एक्सेलरेशन लार्जर क्यों है ट्रॉली ए की एक्सेलरेशन से? ट्रॉली बी की एक्सेलरेशन लार्जर क्यों है ट्रॉली ए की डीसेलरेशन से? इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रॉली, लेट मी सेपरेट देम एज वेल. ये है ट्रॉली बी और डीसेलरेट कौन हो रही है? ट्रॉली ए. क्वेश्चन है ट्रॉली बी की एक्सेलरेशन ट्रॉली ए की डीसेलरेशन से ज्यादा क्यों है? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी is greater than negative acceleration of trolley A. Acceleration trolley A की deceleration से ज्यादा क्यों है? तो हमें पता है कि acceleration of trolley B इसका gradient है और acceleration of deceleration of trolley A इस ग्राफ का gradient है. अगर ये पार्ट इससे ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? ट्रॉली बी का ग्रेडियंट ट्रॉली ए से ज्यादा है. ओके, सो ग्रेडियंट of the line for trolley B is greater than that of trolley A. Does that make sense? यस मैम. Yes. मैम ये इनकी दोनों की एक्सेलरेशन इक्वल तब होनी थी ना जब ये ए वाली लाइन 0.8 पे होती तो. Yes, you're very right. अगर A 0.8 पर यहाँ पे अगर ये लाइन ऐसे होती, आप कह रहे हो कि अगर ये लाइन ऐसे होती और फिर ये इधर से आके इधर मीट करती, तो तब उनकी एक्सेलरेशन सेम होती. क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर सेम होता. इधर भी चेंज इन वेलोसिटी 0.4 होता, इधर भी चेंज इन वेलोसिटी 0.4 होता. तो टाइम तो दोनों का है ही सेम, 0.2. In that case, this acceleration would have been equal to this deceleration. मैम
Can you repeat that? I'm sorry, your voice cut off. मैम हम ये ग्रेडियंट वाली रीजनिंग इस वजह से देंगे क्योंकि उन्होंने पूछा है कि हाउ डज द ग्राफ शो दैट. Yes, how does the graph show that? ओके सही है. ओके, तो अब यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ line is steeper for trolley B. Any question here? No, ma'am. Okay, recap. अगर आपसे पूछें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसी है तो आपने क्या बताना है, ग्राफ की शेप के बारे में बताना है, और अगर आपसे साइज पूछे तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है. ओके, सो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, शेप ऑफ ग्राफ, यानी कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन थी, और साइज का मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट. आपने क्या कहा है कि ग्रेडियंट इसका क्या है, स्टीपर. इसका ग्रेडियंट स्टीपर है, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है. Gradient of line for graph B is larger than that of graph A's decelerating negative line. Whatever. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Next question है, calculate the acceleration of trolley B when t is 0.4 seconds. 0.4 seconds पर, let me erase the extra stuff. 0.4 seconds पर, यहाँ पर trolley B की acceleration बतानी है आपने. What do you guys think we should do here? मैम हम डिवाइड करेंगे इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, एक्सीलेंट. तो पहला स्टेप है आपके पास फॉर्मूला. स्पीड चेंज, पहले आप फॉर्मूला लिख लें, v final माइनस v initial डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. फाइनल स्पीड या वेलोसिटी क्या है आपकी, what do you guys think is the final speed? जीरो 0.5. अच्छा, उन्होंने हमें कहा है कि ट्रॉली बी की 0.4 पर आपने एक्सेलरेशन बतानी है, यानी कि 0.4 उसकी फाइनल पॉइंट था. लेट्स ड्रॉ अ लाइन अप लाइक दैट, और अगर आप इधर जाएं तो 0.2 आपकी फाइनल स्पीड है. और स्टार्ट कब किया था उसने मूव करना, 0.3 पे. तो 0.3 पर उसकी स्पीड कितनी थी, 0. So your final speed was 0.2 minus your initial speed was 0 divided by, इस फाइनल और इनिशियल के दरमियान कितना टाइम लगा, 0.1 second. That's right, 0.1. So your answer will be 2. 2 meters per second squared. तो आपने क्या किया, उन्होंने कहा है 0.4 पर उसकी एक्सेलरेशन बताएं, यानी कि उसकी जर्नी स्टार्ट, ये फाइनल है, जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन पूछी है वो फाइनल पॉइंट है. ओके, 0.4 पर एक्सेलरेशन बतानी है, तो इस पॉइंट पर वो कार एक्सेलरेट कर चुकी है. ओके, ट्रॉली. तो इधर उसकी जो स्पीड थी वो फाइनल है, और इनिशियल क्या थी, जब उसने मूव करना स्टार्ट किया था. दिस इज द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट योर जर्नी. यहाँ पर कितनी स्पीड थी, 0. और 0 से 0.4 तक जाने, 0 से 0.2 का इंक्रीज होने में स्पीड कितना टाइम लगे, 0.1 सेकेंड. So that is how you use your formula, plug in your numbers and get your final answer. आपका 1 मार्क होगा आपके फॉर्मूला का, चाहे वो आप इस फॉर्म में लिखें या फिर प्लग करके नंबर्स लिखें, इट्स रियली अप टू यू. और 2nd मार्क है आपका आपके फाइनल आंसर का.
समटाइम्स 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तब आपको ये तीनों चीजें करनी होती हैं। पहले आपको अपना फॉर्मूला लिखना होता है, फिर यू हैव टू राइट प्लग इन योर नंबर्स एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट योर फाइनल आंसर। इसलिए अपनी ये प्रैक्टिस बना लें कि आप ये तीनों स्टेप्स अपनी वर्किंग में करें। We're done with this question. Any confusion about question number 1? No, No, ma'am. Okay, let's move on to question number 2. A car approaches a set of traffic lights. The lights change to red at t equals 0. So a car approaches a set of traffic lights. The lights change to red at time t equals 0. Is time per the lights change to red. Figure 1.2.1 shows how the speed of the car changes with time. Let's analyze this graph first. मैंने आपको जो पहली ट्रिक बताई थी शुरू में वो ये थी कि आपने क्वेश्चन पढ़ते साथ ही अपने जहन में एक पिक्चर बनानी है कि क्या चल रहा है। अब आप लोग 1 मिनट लें एंड ट्राई टू थिंक ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस ग्राफ। अपने आप को इमेजिन करें, और ये बस एक मैं आपको हिंट दूंगी, सोचें कि जब आपको ट्रैफिक लाइट नजर आती है क्या आप उसी वक्त ब्रेक लगा देते हैं या फिर आपको 1-2 सेकंड लगता है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि यू सॉ समथिंग, because our brain takes a few, not a few, like 1 to 1.5 seconds or whatever to respond to any stimulus in our environment. या हमारे environment में जो change आता है उसको comprehend करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा time लगता है. That was the hint I'm going to leave you with. Take a minute and break this graph down to yourselves. मैम, Yes. 0 सेकंड पे वो डिटेक्ट हुआ रेड लाइट और फिर ऑलमोस्ट 1.8 सेकंड तक स्पीड कांस्टेंट हो गई। मे बी वो के लिए सोच रहे हैं। Okay. 1.8 से ऑनवर्ड वो डिसेलरेट हम सही है। Yes, that's right. That was perfectly fine. Like बिल्कुल ठीक आपने बताया कि यहाँ पर lights turn to red. इतना सा टाइम लगा उसको like to comprehend या फिर देखने में या सोचने में कि उसने ब्रेक्स लगानी है. That was the person's thinking time. Then the person applied brakes और आहिस्ता आहिस्ता वो stop हो गया. ठीक है? So the car starts to slow down a short time after the lights change to red. Determine the time between the lights changing to red and the car starting to slow down. It's right here, right? क्या टाइम पूछा है? Between the lights changing to red. Lights change हुई है red पे यहाँ पे and the car starting to slow down. Car slow down होना शुरू हुई है इस पॉइंट पे. तो आपने ये टाइम बताना है कि इधर से लेकर इतना कितना टाइम था. 1.2. Are you sure? No, it's 1.4. That's right, 1.4. आप देखेंगे 0 से 1 के दरमियान में 5 ब्लॉक्स हैं. 1 2 3 4 5. इसका मतलब है हर एक ब्लॉक 0.2 रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अगर ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान 5 ब्लॉक्स हैं. 0, this and this. एक फ्रैक्शन 0.2 रिप्रेजेंट कर रहा है. 0.2, 0.4, 0. Hold on. Oopsie. 5 fractions बनाने थे. I drew only 4. 1 2 3 4 और 5 blocks हो गए. Here. So पहला block है 0.2, अगला 0.4, अगला 0.6, next 0.8, and then you reach 1. तो 2 blocks है 1 के बाद, यानी कि 1.2, 1.4. 1.4 seconds लगे हैं. Now, what is this time called? Time between the red lights changing to red and the car slowing down. What do you think this time is called?
Thinking time. That's right, this is the thinking time. The person saw the light changing to red at this time और उसने brakes यहाँ पे apply की. ये उसका thinking time था. Now, state what's meant by uniform acceleration. Constant increase. Constant acceleration, sorry. That's right. Excellent. तो अब देखिए जब आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आपको इन दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. ओके, पहला वर्ड आपका हो गया कांस्टेंट और फिर आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी है. यू विल राइट कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. So you can write constant for the first word and then the definition of acceleration, rate of change of. Next, state how figure 2.1 shows that the deceleration of the car between t equals 2 seconds and t equals 7 seconds is non-uniform. अगली दोबारा अब मुझे आप बस अपना ट्रिक बताएं यहाँ पे कि जब वो फिगर से पूछ रहा है कि एक ग्राफ हमें कैसे शो कर रहा है तो व्हाट डू वी नीड टू टॉक अबाउट. Shape of graph. Are you sure? You're right a little bit. जब भी आपसे वो पूछेगा ना कि फिगर कैसे कोई चीज शो करे तो you have it has something to do with the gradient. Okay? Question क्या पूछ रहा है? If how figure 2.1 shows the deceleration of the car between t equals 2. Let me separate. कोई 2 से कांस्टेंट लेकर. चेंज वो कर्व बीच में बेंड हो रहा है. Yes. So t equals 2 से लेकर t equals 7 तक यहाँ तक. कैसे ये ग्राफ शो कर रहा है कि डिसेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है. आप कहोगे कि द स्लोप यहाँ पे Straight ग्रेडियंट line ऑफ द नहीं. ग्राफ चेंजेस. Yep. Remember, whenever it's asking you to talk about the graph, you have to say something about the gradient. तो आप simply ये कह सकते हो कि the gradient changes. And if you want to be more specific, you can even write the time जब वो gradient बदलता है 4. The gradient changes at t equals 4 seconds. Any confusion? Okay. Determine the distance the car travels from the moment the car starts to slow down until it stops. मैम एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस तो हम ट्रायंगल वाला यूज कर सकते हैं. Excellent. Area under graph tells you the distance covered. Area under speed time graph tells you the distance traveled by the car. Okay? I'm going to repeat it like 3 times, so bear with me. मैं आपको याद करवा रही हूँ और आप भी इसको 3-4 दफा खुद पढ़े मेरे साथ. ठीक है? Area under speed time graph tells you the distance. Area under speed time graph tells you the distance. And one last time. Area under speed time graph tells you the distance. अब मैंने कब का distance पूछे? From the moment the car starts to slow down. ठीक है? The moment the car starts to slow down until it stops. Husnain, I want you to tell me. Yes? 1.4 से onward. 1.4 से onwards. Yes, that's right. तो हमारी जर्नी स्टार्ट हमारा ग्राफ हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, बिकॉज दिस इज व्हेन द कार स्टार्ट्स टू स्लो डाउन. और वो स्टॉप कहाँ पे हो गई है? 7 पे. अच्छा, अब ये जो शेप है, लेट मी कलर इट अ लिटिल बिट. This shape here. Just a second. Is this any shape, regular shape that you've seen before? ये कोई regular shape लग रही है आपको? No, ma'am.
No. So you can break it down into two shapes. पहली आप अपनी एक ये शेप बना लें, इधर से इसको एक ट्रायंगल बना लें, और दूसरी शेप आपकी कौन सी होगी? Right. Yes, you have two shapes. You have a triangle right here, a triangle, और दूसरी आपकी शेप होगी ट्रेपीजियम right here. This, 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 and this. A little untidy. Color, I think purple's good. इसको erase कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा tidy हो जाए. Okay, I think we're good with this. Stick with red. And here we go. पहली शेप आपकी ट्रेपीजियम है, दूसरी शेप आपकी ट्रायंगल है. Apply the formula of these two shapes. पहले ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया का? 1/2 breadth into height. That's right. Area equals 1/2 base into height. और दूसरी शेप का क्या फॉर्मूला है? 1/2 A plus B into H. That's right. 1/2 A plus B into H. A, अच्छा, now I'll ask you guys one by one. Husnain, I want you to find the area of this shape, and Zain, I want you to find the area of this shape. आप अपनी अपनी values को देखकर find the areas of these shapes. Let me zoom in a bit. Okay, here. Take 1 to 2 minutes. If you don't have a calculator, grab one and let me know when you guys are done. Ma'am, done. Okay, so what's your value? Ma'am, area of triangle. What is it? 16. Okay, 16. Let's see. 1/2 into your base is from 4 to 7, so that would be 1, 2, 3 into your height is 8. If you go here, your height is 8, so that's 8. 2 1 times, 2 4 times, and 4 3 times 12. मुझे लगता है आपकी हाइट में कोई थोड़ी सी गलती होगी, राइट? या फिर यहाँ पर मैम सेकंड्स में, मैम आपके 3 सेकंड्स कैसे हैं? 1 2 3 seconds, क्योंकि आपकी बेस ये ट्रायंगल की. ओके, मैम तो 4 आपने 5 6 मैम 7 में से नहीं, this is your base. लेकिन मैम ये तो 4 सेकंड्स नहीं बन. देखिए 1 2 3 seconds. मैम ये 4 सेकंड्स नहीं है. नहीं ओके जी,
आपने पता क्या करना है? आपने 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फोर्थ पोर्शन ये था। आप देखें कितने पोर्शंस आ रहे हैं इसमें। 1 पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, 3 सेगमेंट्स हैं, 3 सेकंड्स, 1 2 3 सेकंड्स। ओके, मैम सो मेरा फर्स्ट आंसर Okay, sir. 36.4 आ रहा है। 36.4, लेट्स सी, देखते हैं। So for this one we have 1 by 2. A and B are your parallel sides, यानी कि ये side और ये side. तो this one, ये वाली length, इस side की length is 8 plus B is your second parallel side जो कि ये है, and that is 20 into इन दोनों parallel sides के दरमियान की length, this one, and that is 4 minus 1.4. 4 minus 1.4. So that would be 1 by 2 into 20 and plus 8 is 28 into 4 minus, let me use my calculator. 4 minus 1.4 is 2.6. 2.6 into 28 divided by 2, and that would be 36.4. आपका यही आंसर आया था? 36.4। Yes, that's right. Okay, both of you did a really good job. अब third point है, आपने इन दोनों को add कर देना है, okay? 36.4 plus 12 plus 12, and that is about 48.4. Okay? So what they were asking you is distance traveled. So you can write area 1 plus area 2. और आपने ये जो मैंने ऊपर वर्किंग की थी, ये वाली वर्किंग, you have to show that below. ठीक है, आपने ये अपने वर्किंग एरिया में शो करनी है. All right, so area 1 plus area 2 is equal to 48.4, about 48 meters. The distance traveled किया उस कार ने. Is that clear? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. You just find out the area of these two shapes, and then you add them, and that's your distance traveled. Okay, let's move on to. अच्छा, इन दोनों questions में कोई भी confusion? No, ma'am. No, ma'am. Okay, now let's do some MCQs. पहला question है, a skier slides down a slope. The diagram shows how his speed varies with time. What's his average acceleration during the 6 seconds? What do you guys think? मैम हम कैलकुलेट करेंगे 6 सेकंड्स यूज करेंगे 25 स्पीड. Sorry, दोबारा बोलिए. मैम हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे 6 टाइम यूज करेंगे और 25 और 0 एक्सेलरेशन सॉरी स्पीड. Okay. अच्छा, आपका फाइनल आंसर क्या रहा है? आप, मुझे लगता है ठीक कह रहे हैं. मुझे थोड़ा सी आवाज में सुनने में मसला हो रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपका फाइनल आंसर कौन सा? मैम लेट मी कैलकुलेट. ओके.
मैम बी, ऑप्शन बी। Yes, that's right. Now let's understand why it's option B और question क्या कह रहा है. क्वेश्चन में उसने पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन. मैंने आपको याद है बताया था कि आपके पास जो चार ग्राफ्स होते हैं, आई नो आई एम रिपीटिंग दिस ग्राफ्स थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, लेकिन आपको ये चारों शेप्स मतलब इतनी अच्छी हो, ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए. वन, व्हाट्स रॉन्ग माय ग्राफ्स, लेट मी draw here. One, two, three, four. पहले ग्राफ और ये है स्पीड टाइम ग्राफ्स. स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम की बात है. वेलोसिटी टाइम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, तीसरी इंक्रीजिंग, तीसरी जो फोर्थ डिक्रीजिंग कर्व. यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग. ठीक है, तो अब आप देखें कि मैंने आपको बताया था ये जो कांस्टेंट ग्राफ्स है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे तो हमें पता है कि 0 है मैग्नीट्यूड, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ना, यहाँ पे यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ये जो कर्व्स हैं, यहाँ पर वी कैन यूज द फॉर्मूला टू गेट अ वेरी प्रिसाइज आंसर. हमारे पास जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा राउंडेड होगा, क्योंकि आप कर्व्स पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंटीग्रेशन नहीं है और है ही सिर्फ ये वाला फॉर्मूला. तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो प्रिसाइज या फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, वो एवरेज एक्सेलरेशन होगी, वो थोड़ी सी रियल वैल्यू के करीब करीब होगी. ओके, इसलिए आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और आपके पास वेलोसिटी फाइनल कितनी आती है यहाँ पर 26, 27 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में उतनी वेलोसिटी हुई, 6 सेकंड्स में डिवाइडेड बाय 6. सो इफ आई यूज माय कैलकुलेटर, 27 by 6, 27 by 6, एग्जैक्ट आंसर आता है 4.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, और आपका उसके करीब करीब सबसे आंसर क्या है, 4.3. So that's how you know this is your answer, and that's, sorry, go ahead. मैम वेलोसिटी 27, Yes, velocity will be 27. आप क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी 26 नहीं है. मैंने आपको नहीं देखें मैम वेलोसिटी 26 नहीं है. देखें 25. Oh yeah, it's 26. I'm sorry. Let me do that. Oh, yes, 26. You're right. 26 by 6. Let's see what that is. 26 by 6 is 4.33333. So it is very close to the real answer. 4.333. So 4.3 is very close to the real answer, 4.333, and that is your answer. That's right. It's a good thing that they've given you a graph whose estimated velocity is like kind of exactly equal to the one we calculated using this formula. लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, मतलब ऐसे केसेस में जहाँ भी आपके पास कर्व्स होते हैं, so you can't find the exact value with this formula. You usually have to use integration. और यहाँ पर one of the reasons that you got an answer that was so close to the one given in the option is कि आप देखो कि काफी ज्यादा जर्नी जो थी वो यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक आपके ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, और उसके बाद कर्व हुआ है, राइट. इसलिए आपके पास एरर का चांस काफी कम हो गया हुआ है, और आपका जो आंसर है वो रियल आंसर के बहुत करीब है. लाइक द रियल आंसर वाज 4.333 and so on, right? So that's how you got your answer. Any confusion or question here? Oh, one more thing, बल्कि यहाँ पर उन्होंने ऑप्शंस में दी ही एवरेज एक्सेलरेशन हुई है. इसका मतलब है कि दिस इज द आंसर दैट वी गॉट. जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है ना, वो
चेंज हो रही है थ्रू आउट द कर्व, इसलिए आपके पास वन सिंगल वैल्यू नहीं है एक्सेलरेशन की. दिस इज योर एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सेलरेशंस. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ दैट मेड सेंस. इज इट क्लियर? Any confusion or any question? Yes, ma'am. Okay, great. Next, we have. मैम आपको ये कैसे पता लगा कि हर जगह एक्सेलरेशन डिफरेंट है? क्योंकि इस पार्ट तक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक तो आपको नजर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन है. जैसे ही कर्व होना शुरू हुआ, हमें पता है कि कर्व्स में एक्सेलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, राइट? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं रही. क्लियर ना? यस मैम. ओके, ये पेपर 2 का ही क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट. You have to sketch a graph here. So the scenario is that the lift accelerates upwards uniformly from rest for 4 seconds and then decelerates uniformly to rest in 4 seconds. The total distance traveled is 8 meters. Sketch the distance time graph for this journey. इसके आपके 3 marks हैं. I want you guys to take like 1 to 2 minutes और सोचें कि यहाँ पे क्या करना है और फिर मुझे बताएं. मैम हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ Yes. करेंगे. फोर्स Sorry, repeat that. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 0 to Okay. 0 to मैम एक 4 straight meters पे. Okay. So पहला scenario है the lift accelerates upwards उसका reverse- uniformly from rest for 4 seconds. 0 से 4 तक this lift is accelerating upwards uniformly. Uniform acceleration का क्या मतलब होगा? कि change in velocity per unit time is same. Change in velocity same होने का क्या मतलब है? कि अगर आपके पास ये है जर्नी 0 से 4 seconds तक, तो लेट्स से 0 से 1, 2, 3 और 4. 0 से 1 में एक्सेलरेशन +1 इंक्रीज हुई, यानी कि अगर वेलोसिटी +1 इंक्रीज हुई. लाइक अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ पर वेलोसिटी 1 हो गई. फिर अगले 1 सेकंड में भी +1 इंक्रीज हुई. अब वेलोसिटी क्या हो गई है? 2. यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई है? 3. यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई है? 4. अब वेलोसिटी जब उसकी इंक्रीज हो रही है, एक चीज जब फास्ट हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि क्या वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? अगर आपने भागना शुरू किया है, तो शुरू में आपकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है. जब आपकी स्पीड ज्यादा हो रही है, देखो आपकी स्पीड यहाँ पे 1 थी, इधर यहाँ पे 0 थी और यहाँ पर अब 4 हो गई है. जब आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं ना. I know it's a little bit confusing. Let me explain that again. क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक्सेलरेशन बताई हुई है और ग्राफ डिस्टेंस का पूछ रहे हैं. तो आपने एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का रिलेशन समझना है और वो आप इसके फॉर्मूला से समझेंगे. द क्वेश्चन इज कि द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी सेम है, यानी कि
इस एक एक इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी सेम है। पहले में +1 इंक्रीज हुआ है तो 0 से 1 होगी, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही है, पर पहले उसकी 1 थी वेलोसिटी, तो उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया। फिर जब उसकी वेलोसिटी 1 से 2 हो गई तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना उस टाइम में। फिर से 2 से 3 हो गई है वेलोसिटी, वेलोसिटी जब ज्यादा हो गई है तो उसने तेज भागना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इस इंटरवल में वो इस इंटरवल से ज्यादा टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। डज दैट मेक सेंस? मैम आपका कहने का मतलब है कि वो ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? मेरा कहने का मतलब है वो उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इस इंटरवल में उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया क्योंकि उसकी स्पीड कम थी, लेकिन ये लास्ट वाला जो इंटरवल है उतने ही टाइम में, मतलब पहले 1 सेकंड में उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया था, लास्ट वाले 1 सेकंड में उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा हो गई है। जैसे कि जब अगर आप एक कार को इमेजिन करें। पहले एक कार स्टेशनरी थी। Okay, I think I have an example to explain it well. This question is a little bit tricky to understand, लेकिन अगर आप ये एग्जाम्पल समझ लेंगे तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ जाएगा। देखें, एक कार थी, उसकी जर्नी अपनी यहाँ पे शुरू की। यहाँ पे पहले कार स्टेशनरी थी, ठीक है, यहाँ पे रुकी हुई है कार। कार की वेलोसिटी क्या है? 0। E इज इक्वल टू 0 पर। फिर कार की वेलोसिटी हम चेक कर रहे हैं हर 1 सेकंड के बाद। t इक्वल्स 1 पर, t इक्वल्स 2 पर, t इक्वल्स 3 पर, t इक्वल्स 4 एंड देन t इक्वल्स 5। अब आप मुझे बताएं कि जब एक आप इमेजिन करें ये सिनेरियो, हम सब ने ये देखा हुआ है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं एंड यू लाइक एक्सेलरेट द कार, शुरू में जब गाड़ी गाड़ी सॉरी एंड द कार स्टार्ट्स मूविंग तो वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगी 1 सेकंड में। लेकिन अगर आप की गाड़ी स्पीड पे जा रही है, ऑलरेडी अब स्पीड अप हो चुकी है, तो फिर अगर उस 1 सेकंड में देखेंगे तो वो कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, राइट? मैम फिर या तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हुई? नहीं, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी सेम हो रहा है। अब रुके, मैं इसको थोड़ा सा और इसकी लेट मी चेंज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन ताकि आपको मैं ये एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे तरीके से। रुका, because this is like mixing 2 to 3 concepts together. Oh, ये देखें, अब इसको गौर से आपने सुनना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। मैं जरा कंडीशंस लिख लूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है आपके पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। और रेस्ट से कार ने स्टार्ट किया। अब एक्सेलरेशन आपको बता दिया यूनिफॉर्म है, लेकिन ग्राफ आपने डिस्टेंस का ड्रॉ करना है। अब इसको समझें, हम इस केस से चलेंगे, एक्सेलरेशन के केस से चलेंगे और डिस्टेंस तक ट्रैवल करेंगे। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हम अपने 4 सेगमेंट्स में इस ग्राफ को डिवाइड कर लेते हैं। t इक्वल्स 0, t इक्वल्स 1, t इक्वल्स 2, t इक्वल्स 3, t इक्वल्स 4। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हर 1 सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम है। अब आपने ये गौर से सुननी है जो मैं बातें कर रही हूँ। इस सेगमेंट में चेंज इन वेलोसिटी अगर 1 है तो अगले चारों सेगमेंट्स में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 1। चेंज इन वेलोसिटी इसमें भी 1, अगले 1 सेकंड में भी 1, और उससे अगले से 1 सेकंड में भी चेंज इज 1। इधर तक समझ आ गया क्या हो रहा है? यस मैम। चेंज 1 है, इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी
तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है 1, उसके 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है 2। क्यों? क्योंकि चेंज 1 है, +1 हुआ, अगले में भी +1 हुआ, उससे अगले में भी +1 होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3 यहाँ पर, और उसके अगले से 1 सेकंड में भी +1 होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4। इधर तक क्लियर है? यस मैम। अब लेट मी हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स। t0 पर वेलोसिटी थी 0, t1 पर वेलोसिटी है 1, t2 पर वेलोसिटी है 2, t3 पर वेलोसिटी है 3 और t4 पर वेलोसिटी है 4। और इन सब केसेस में आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि चेंज कांस्टेंट था। क्लियर टिल हियर? यस मैम। अब आते हैं अपनी मेन बात पर, डिस्टेंस की जो कहानी थी उस पर। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट डिस्टेंस इन येलो। पहले 1 सेकंड में इस इंटरवल में वेलोसिटी इंक्रीज हुई है 1, तो इधर उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया। लेट्स से कि इस सेगमेंट में उसने डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर्स। अब उसकी वेलोसिटी पहले 0 से 1 हुई, 2 मीटर्स कवर किया। अब जब उसकी वेलोसिटी 2 हो गई है, 1 से 2 हो गई है, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 हो गई है, तो 2 मीटर्स कवर किया। जब उसकी वेलोसिटी 1 से 2 पे गई है, यानी कि ज्यादा हो गई है, वो फास्ट हो गया है, तो अगले सेगमेंट में वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा ना, लेट्स से 4 मीटर्स। यहाँ पर उसने 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा, आहिस्ता चल रहा था, तो उसने कम डिस्टेंस कवर किया इस सेगमेंट में। अब उसकी जब स्पीड डबल हो गई है, तो वो डबल डिस्टेंस कवर करेगा ना उस एक सेगमेंट में इसके मुकाबले में। डज दैट मेक सेंस टू यू गाइस? यस मैम। अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड और ज्यादा हो चुकी है 3, तो वो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इस 1 सेकंड में, लेट्स से 6 मीटर्स। और अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड और ज्यादा हो गई थी, लेट्स से द कार कवर्ड 8 मीटर्स। तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया कवर, 18 मीटर्स। सो दैट्स व्हाट द, नहीं यहाँ पे तो नहीं कंपेयर कर सकते, दिस वाज द एग्जांपल आई गेव। आपने पता है क्या इमेजिन करना है, आपने इमेजिन करना है कि आपकी एक 100 मीटर की रेस है, ठीक है। शुरू में आपकी स्पीड कम होती है, आप हर सेकंड में सेम डिस्टेंस तो नहीं कवर कर रहे होते ना जब आप भाग रहे होते हो। शुरू में आप थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करते हो, फिर जब आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे होते हो उसी 1 सेकंड में। ये थोड़ी अब एग्जांपल समझ आई कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिस्टेंस ज्यादा कवर करने से क्या ताल्लुक है? यस मैम। आर यू गाइस श्योर? अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, मैं इसको किसी और तरह से समझाती हूँ। नहीं नहीं मैम, आ गया। जैन आपको भी आ गया? हाँ ओके ग्रेट। इसलिए आपने यूनिफॉर्म का वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैम, अब यूनि हमने यस, गो अहेड। हाँ, मैम अब हमने एक्सेलरेशन आपकी आवाज थोड़ी सी खराब है, दोबारा बोल सकते का हैं? रिलेशन प्लॉट। हाँ जी। अब आपने इस टर्म से, एक्सेलरेटिंग से आपने डिस्टेंस को ड्रॉ करना है, तो आपको मैंने समझाया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिस्टेंस से क्या ताल्लुक है। ये ना इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं जिसमें आपने डायरेक्ट कुछ चीजें नहीं पढ़ी होती, तो आपने सिर्फ, जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको लेक्चर्स देती हूँ पास पेपर से पहले, इसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से याद करना है और समझना है ना कि आपको जब इस तरह के वो लाइक ट्रिकी क्वेश्चंस दें तो आप इनको रिलेट कर सको चीजों को। तो आपको पता चला कि रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज से कांस्टेंट जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है ना। अब एक बंदा तेज भागने लग गया तो वो उस एक इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा अपने पिछले इंटरवल से, तो उसका डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है हर इंटरवल में। तो 0 से 4 तक आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, आप एक कर्व, इंक्रीजिंग कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर फॉर, मैं आपको
एक और ट्रिक बताती हूँ मेरे जहन में, ये शायद आपको उससे ज्यादा आसान लगे। तो 0 से 4 तक आप एक कर्व ड्रॉ करेंगे। It's not working. Just like that. कार ने यहाँ पे मूव करना शुरू किया और हर इंटरवल में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करा। आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसको 4 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करूँ ना, तो देखें 2 3 4, आप देखें पहले इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे इंटरवल में उसने लाइक दिस। मैं आपको इसको सी, ये देखें पहले इंटरवल में इतना डिस्टेंस है, दूसरे इंटरवल में पहले इंटरवल से ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है, और तीसरे इंटरवल में उससे भी ज्यादा डिस्टेंस कवर है। तो आपको इन 3 एरोज की हाइट में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो हर इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। That is how you know that that is how you know कि ओवर टाइम एक्सेलरेट करने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, और वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है ज्यादा डिस्टेंस कवर होता जा रहा है उस इंटरवल में। ओके यस मैम। और एक जो मैं आपको ट्रिक बता रही थी कि आप कैसे उसको कर सकते हैं, What was this? I am hoping this will make it much easier for you guys. जो भी होता जा रहा है, let me. Okay, so we learned one thing. Okay, let me break it down. Acceleration क्या होता है? Change in velocity divided by time. Uniform acceleration का क्या मतलब है? Change in velocity क्या है? Same. Right? Change in velocity same है, लेकिन velocity increase तो कर रही है ना? यस मैम। तो velocity increase करने का क्या मतलब है? कि इस distance time graph का gradient increase कर रहा है, simple. क्योंकि इस distance time graph का gradient आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। नहीं, distance time graph का दोबारा सोचें। Velocity. That's right. Distance time graph का gradient is your velocity. यहाँ पर speed. तो आपने ऐसा ग्राफ बनाना है यहाँ पे कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा हो, और वो आपको पता है अपवर्ड फेसिंग कर्व होता है। इज दैट सिंपल? यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया इलेबोरेट करके कि कैसे आपने रिलेट करना है। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए वो ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी सेम है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है ना। एक्सेलरेशन का मतलब ही वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज आप कैसे बना सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे? अपवर्ड फेसिंग कर्व से। इज दैट गुड? इज दैट ओके? यस मैम। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग, अच्छा पहला हमारा पार्ट ये था that the lift accelerates upward uniformly from rest for 4 seconds. पहले 4 seconds की we have drawn the journey. Happens to my friends sometimes. And then decelerates uniformly to rest in 4 seconds. अगले 4 seconds में क्या हुआ? It decelerates uniformly. तो हमने decreasing curve बनाना है। वो कैसे बनाते हैं? मैम इसको ऑपोजिट कर देना। ऑपोजिट करेंगे अगर ऐसे, तो ग्रेडियंट तो डिक्रीज नहीं होगा, ग्रेडियंट तो बस नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, आप कह रहे हैं ऐसे, तो ग्रेडियंट आई थिंक यू वी कुड डू नो, अगर हम इसको ऑपोजिट कर देते हैं तो ग्रेडियंट तो मिरर हो गया। लाइक इसका जो ग्रेडियंट था इट्स द सेम थिंग फॉर दैट। आई थिंक द बेटर वे इज टू गो लाइक दिस। No, I think, hold on, wait. I should double think that.
So we need to draw something जिसमें आपका gradient decrease हो रहा हो. So we could go, I think you're right, we could go like that. हमें इसको, let me attach it here and go like a bit like that. यहाँ पर gradient steep है and then it's getting less steep. So it goes like that. That's right. Okay? Yes, यहाँ ma'am. पर आपकी velocity यूनिट accelerate हो रहा है तो velocity क्या हो रही है? Increase. तो आपने increasing Yes, graph बना ma'am. दिया और यहाँ पर decelerate हो रहा है, velocity decrease हो रही है तो यहाँ पर आपने decreasing gradient वाला graph बना दिया. So is it clear? Yes, ma'am. Let's do one more question and then we'll end it. A train sets off from a station at t equals 0. The graph shows how the distance between the train and the station varies with time. Graph क्या show कर रहा है कि distance time के साथ कैसे vary करता है. Distance time graph है. Which statement about the movement of the train between t equals 1, t1 and t2 is correct? इस section में यहाँ तक ये जो journey है, ये वाली, इसको कैसे graph describe कर रहा है? This one. So read the statements. Let's read them together and try to finish early. Its speed is decreasing या increasing. पहला option है decrease हो रही है speed के increase. पहले तो ये choose करें ना. Decrease. Wait a second. It's question number 3. Wait a second. Are you guys sure? आपको आप कैसे कह रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रही है स्पीड? Can you repeat Slope that? decrease हो रहा है. Are you sure slope decrease हो रहा है? क्योंकि ये स्लोप आप कैसे फाइंड करते हैं कर्व का? लेट्स डू दैट टुगेदर. यहाँ पर अगर आप टेंजेंट बनाएं ऐसा होगा, यहाँ पर टेंजेंट बनाएं तो ऐसा होगा, राइट? We just make it a little tiny. और अगर आप टेंजेंट इधर बनाएं तो ऐसा हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि स्टीप होता जा रहा है टेंजेंट? ऐसे था, फिर ऐसे हुआ और फिर और स्टीप हो गया. आपको नहीं लगता कि स्टीप होता जा रहा है? अगर आपने देखना हो ना कोई चीज स्टीप हो रही है कि नहीं, अगर वो वर्टिकल लाइन की तरफ चलती जाए ना, लाइक अगर आपकी पहली लाइन ऐसी थी हॉरिजॉन्टल, फिर वो ऐसे हुई, फिर वो ऐसे हुई, राइट? जितनी वो वर्टिकल लाइन के क्लोज होगी ना, ऐसी वर्टिकल लाइन के जितने क्लोज होगी वो उतना स्टीप होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन के जितने करीब होगी वो उतना लेस स्टीप होगा. तो अगर आप इधर देखें कि T1 से T2 के दरमियान में आपकी लाइन वर्टिकल के करीब जा रही है, यानी कि इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है. डज दैट मेक सेंस? इसकी स्पीड इज इंक्रीजिंग क्योंकि इसका ग्रेडियंट स्टीप होता जा रहा है T1 से T2 के दरमियान. सो पहली बात ये कि C है ऑप्शन या D है. दूसरा, इज इट मूविंग अवे और टुवर्ड्स द स्टेशन? away the station. ओके, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो स्टेशन लाइक इट्स अवे फ्रॉम स्टेशन? Speed increase हो रही है. नहीं मैम, ये टुवर्ड्स द स्टेशन जा रही है, इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है. सॉरी, नहीं. Okay, so you think it's D? नहीं Ma'am, C आंसर है. Okay, what? Why do you think it's C?
डिस्टेंस कम हो रहा है। हम्म ओके, लेट्स सी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पर क्वेश्चन था कि अ ट्रेन सेट्स ऑफ फ्रॉम अ स्टेशन, स्टेशन से गई अवे, इट सेट्स ऑफ फ्रॉम अ स्टेशन, स्टेशन से पहले यहाँ पे गई, फिर इट स्टॉप्ड, यहाँ पे स्टेशन से अवे जा रही है, और जब ग्राफ फ्लिप हो गया ना, इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन बदल गई है, और यहाँ पे वो वापस आ रही है। सो एट दिस पॉइंट T1 से T2 के दरमियान इट्स मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशन। 0 पर इट्स सेट ऑफ फ्रॉम द स्टेशन, यहाँ पे उन्होंने बता दिया आपको कि इट सेट्स ऑफ फ्रॉम द स्टेशन। इस पॉइंट पर इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द स्टेशन। यहाँ पर अगर आप देखिए ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये अवे होगा, यहाँ पे राइट होगा या जो भी होगा, दूसरी जो तरफ का होगा नेगेटिव, वो उसका ऑपोजिट होगा। अगर ये अवे है तो ये टुवर्ड्स होगा। यस समझ आई? मैम। आर यू गाइस श्योर कि समझ आ गई है? यस मैम। क्वेश्चन में उन्होंने बता दी है कि T0 पे इट सेट्स ऑफ फ्रॉम द स्टेशन, यानी कि स्टेशन से अवे जा रहा है। तो अगर जहां पे ग्राफ की डायरेक्शन बदल गई है, इसका मतलब है ग्रेडियंट बदल गया है। ग्रेडियंट यहाँ पॉजिटिव था तो अवे है, और अगर नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव वाले का ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी।